नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे और आपके फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। इस योजना को लॉन्च करने का बेसिक मकसद हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों के लिए रिहायशी सहूलियत मुहैया कराने के लिए हुकूमत हिंद का एक अहम फैसला है। ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के ज़रिए पेश किया गया है और ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए ही फैसिलिटी है। लेकिन इनको कुछ क्राइटेरियाज पूरे करने होंगे, जैसे कि जो भी PMAY का फ़ायदा उठाना चाहता है उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल की होनी चाहिए। फैमिली में शौहर, बीवी और गैर शादीशुदा बच्चे होने चाहिए और हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को जिसको कि इसका फ़ायदा उठाना है उसके नाम पर और उसके परिवार के किसी भी शख्स के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर वो LIG है तो उसकी सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के दरमियान होनी चाहिए और घर की ओनरशिप फैमिली की किसी एडल्ट फीमेल के नाम पर होना लाजमी है। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद है मिस्टर तपन शर्मा जी, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रियल एस्टेट एंड हाउसिंग बिजनेस यूनिट से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। धन्यवाद नीता जी। हम आपसे इस योजना के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को मकान का मालिकाना हक देकर सुरक्षित एवं सशक्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सफलता में अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अभिनव निर्माण तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने से देश के आवास निर्माण क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई का उद्घाटन किया और कुछ लाभार्थियों को उनके सपनों के घर की चाबी भी सौंपी। मेरा नाम दीना सिंह है। मेरे मम्मी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मेरे पिताजी किसान हैं जिनकी इनकम आय 48,000 रुपए सालाना है। हम लोग तो छोटा सा मकान है, इतने लोग रहने में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता था। फिर बाद में मुझे एक योजना के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा भी मकान बन गया है, जिसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। मोर नाम जीवंती का हवे और मैं निवासी अंबिकापुर का रहे वाला हूँ। पहले मोर घर एकदम माटी का घर रही, बहुत तकलीफ होत रही, कीड़ा मकोड़ा भी बहुत घुसे का परेशानी भी रही। अगर प्रधानमंत्री मुकेला दे से पक्का घर और कल में बहुत बहुत धन्यवाद देते। आज मेरा नाम केतन कुमार दशरथ भाई पटेल है। मैं विसनगर से हूँ। मैंने ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना की सहाय लेके बनाया हुआ है। मैं पहले प्लॉट लेके रखा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर बना पाऊंगा। लेकिन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया और उनकी मदद से मैंने ये घर बनाया है। थैंक यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थैंक यू टू विसनगर नगर पालिका। तपन जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम PMAY के नाम से जानते हैं, यह एक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे देश के लोगों को लगभग 2 करोड़ पक्के घर, जिसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन और इस तरह की सुविधा के साथ में मुहैया करवाना है। यह स्कीम राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल नोडल एजेंसीज के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसका शुरुआत जून 2015 में की गई थी। और इस स्कीम के 4 मुख्य वर्टिकल हैं। इसमें पहला कहलाता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट, जिसको हम BLS के नाम से जानते हैं, BLC के नाम से, जिसमें कोई भी अपना घर अगर बनाना चाहता है जो कि एक नोटिफाइड। अच्छा, इससे पहले मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कोई भी टाउन जो कि पिछले सेंसस 2011 में
जिस टाउन को नोटिफाई किया गया है या डेवलपमेंट एरिया की तरह, वहाँ पर कोई भी जो घर बनाएगा वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल होगा। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में कोई अपने घर में कुछ सुधार करना चाहता है, मान लीजिए उसका घर अभी कच्चा है, पूरी तरह से पक्का अगर मूलभूत सुविधा नहीं है, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए भी उसको एक सब्सिडी ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। इसी तरह से एक और है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में कोई अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लाता है तब भी हर यूनिट को कुछ इसमें लाभ मिल सकता है, 1 लाख 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन दी अलग अलग स्टेट के थ्रू। तीसरा इसमें एक और है ISSR, जिसको हम बोलते हैं इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, जो कि हमारे स्लम एरियाज़ में रहने वाले, कच्चे घरों में रहने वाले उस एरिया के लिए भी अगर कोई संस्था साथ में आकर स्लम रीडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ती है तो उसको भी सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जाता है। और चौथा जो मुख्य जिसमें बैंकिंग चैनल बहुत इन्वॉल्व है वो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें जो भी लाभार्थी हैं जो घर खरीदते हैं उसके अपने अपने मानदंड हैं जो उसमें एलिजिबल हैं, उनके लिए उन्हें इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाती है, जो कि एक स्कीम का मुख्य पहलू है। हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की बात करेंगे तो इस स्कीम में जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनको 4 क्राइटेरिया में रखा गया है, जिनमें हम EWS जिनकी सालाना वार्षिक आय पूरे परिवार की 3 लाख से कम है, इसी तरह से LIG लो इनकम ग्रुप जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, फिर मीडियम इनकम ग्रुप रेंज 1 जिनकी आय 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, और मीडियम इनकम ग्रुप 2 जिसकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए तक है। तो इस स्कीम में जिसकी वार्षिक सालाना आय 18 लाख रुपए तक है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो भी लाभार्थी इसमें घर बनाना चाहते हैं या खरीदते हैं तो उसके लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में जिसकी 3 लाख की इनकम है उसके लिए अधिकतम कारपेट एरिया जो घर का है वो 30 स्क्वायर मीटर है, और फॉर लो इनकम ग्रुप के लिए 60 स्क्वायर मीटर है, MIG 1 के लिए 160 स्क्वायर मीटर, और MIG 2 के लिए 200 स्क्वायर मीटर तक का घर आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए। जब हम लोन की बात करते हैं इस स्कीम में तो जो भी EWS और UG के LIG के जो लाभार्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो मान लीजिए 6 लाख रुपए तक का लोन वो कितना भी ले सकते हैं जो भी बैंकिंग के थ्रू, लेकिन 6 लाख रुपए तक का लोन उनका सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। इसी तरह से MIG 2 के लिए 9 लाख 1 के लिए 9 लाख रुपए और MIG 2 के लिए 12 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। और मुख्य बात इस स्कीम की बड़ी अच्छी बात जो कि लाभ पहुंचाने के लिए है, जो EWS और LIG के लाभार्थी हैं उनको 6.5% का इंटरेस्ट का फ़ायदा है। आप जानते ही हैं कि हाउसिंग सेगमेंट में ब्याज दर कम वैसे भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहती है, तो 6.5% का जो इंटरेस्ट बेनिफिट है वो LIG और EWS के लिए है, MIG 1 के लिए 4% का और MIG 2 के लिए 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी है, जो कि 20 साल के पूरे लोन के टेन्योर के लिए काउंट होगा। चाहे आप लोन बड़ा भी लें या कम तो भी 20 साल के लिए पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलेगा। तो लगभग ये एक LIG और EWS के लिए 2,17,000 रुपये का सब्सिडी आता है, और MIG 1 के लिए ये लगभग 2,35,000 के आसपास आता है, और MIG 2 के लिए 2,30,000 रुपये का आता है। और अच्छी बात यह है कि ये सब्सिडी आपको लोन की शुरुआत में मिल जाती है, जो कि आपके खाते में जमा कर दी जाती है प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, और इसको लोन के लिए कोई भी सरकारी बैंक, निजी बैंक या कोई NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोई भी जो भी सभी इसमें लोन देती है आपको, उनके खाते में आने से शुरू में ही आपका जो लोन का मूल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घट जाता है। इससे आपका ब्याज आगे आने वाले समय में भी, अगले जितना भी लोन का समय बचा है उस समय भी आपकी ब्याज दर कम हो जाती है। तो ये स्कीम की एक बेसिक डिटेल्स हमने जिस तरह से बात की सब्सिडी के लिए, इसके लिए, और 20 साल तक का जो लोन का टेन्योर है इसमें कवर होता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, हो सकता है कि कोई लाभार्थी या एप्लीकेंट इसमें लोन 25 साल का ले, और अगर बैंक उसको 25 साल का लोन देता है तो वो बिल्कुल 25 साल का लोन ले सकता है। सिर्फ सब्सिडी कैलकुलेशन के लिए 20 साल का समय मैक्सिमम होगा। अगर उससे कम समय का लोन है तो उतना ही उसकी प्रोरेटा बेसिस पर आपकी सब्सिडी का जो अमाउंट है वो उतना कम हो जाएगा। एक और इसमें जो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, अगर इस स्कीम के बारे में जो फ़ायदे हमने बताए हैं, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है ये। इस तरह का ब्याज
का रिडक्शन, मान लीजिए 8-9% की ब्याज दर नॉर्मल कई बार चलती है, उसमें 6.5% का मिलना मीन बहुत ही एक फ़ायदे का ऑप्शन है लाभार्थियों के लिए इसका लाभ उठाने के लिए। LIG और EWS में जो भी एलिजिबल हैं उनमें एक सरकार का एक और इसमें एस्पेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो उसमें सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी लाभार्थी इसमें अप्लाई करना चाहेंगे उसमें प्रॉपर्टी में महिला का नाम एज अ को पार्टनर या एज अ सोल ओनर होना जरूरी है। अच्छी बात यह भी है कि जरूरी नहीं है कि महिला की खुद की कोई आमदनी हो, लेकिन फिर भी उनको इस प्रॉपर्टी में जिसका लाभ वो उठाना चाहते हैं उसमें उनको ओनरशिप होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। MIG 1 और MIG 2 में ये कंपल्शन नहीं है, कोई भी एडल्ट मेंबर घर का इसमें एलिजिबल हो सकता है। सो ये एक और इसका पहलू है जिसमें, और इस स्कीम के अंतर्गत में जो हमारी पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले SC ST या स्कैवेंजर्स या जो कुछ दूसरे छोटे काम करते हैं फिजिकली चैलेंज, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है सब्सिडी के लिए भी और लोन की एलिजिबिलिटी के लिए भी। तो ये में बेसिक एक जो रूपरेखा आपने जो बताई PMAY स्कीम के बारे में जो अर्बन में एलिजिबिलिटी के लिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं वो सेंट्रल नोडल में एक हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो सरकार से जो इसकी ग्रांट आती है वो इन बैंक्स के थ्रू सीधी जो भी हमारे लाभार्थी हैं, बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के, उनके खाते में जमा की जाती है। जी तपन जी, आपने क्राइटेरियाज बताए कि जो भी इस क्राइटेरिया में फिर बैठता है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तमाम एडवांटेजेस आपने गिनाए हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे। तो ये बताइए कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए? कोई भी लाभार्थी जो एक PMAY स्कीम का लाभ उठाना चाहता है वो किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, सरकारी बैंक, निजी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs जिसको हम प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनके पास वो लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट उन बैंक को चाहिए होते हैं उसमें एक इनकम के लिए प्रावधान है कि उनका सेल्फ डिक्लेरेशन भी मान्य किया जाता है EWS और LIG कैटेगरी में, और जो बेसिक मूलभूत डॉक्यूमेंट आपका रहने का, आपका KYC के डॉक्यूमेंट, आपकी जो परिवार में कितने हैं और जो आप घर बना रहे हैं उसकी जो टाइटल की डिटेल्स हैं वह आप बैंक में प्रोवाइड करेंगे तो नॉर्मल आप की तरह से हमारा लोन हो जाता है। और लोन के साथ ही PMAY की जो हमारी पोर्टल है उसके थ्रू हमारी सब्सिडी के लिए हम क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। और क्लेम अप्लाई करने के बाद में जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हुडको, हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से जो रेस्पेक्टिव प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा सीधे जो लाभार्थी हैं जो उनके लोन खाते में सब्सिडी का अमाउंट सीधा जमा कर दिया जाता है। इसमें इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सारी चीज़ें लाभार्थी ऑनलाइन भी जान सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अपने हेल्प डेस्क और कुछ पोर्टल्स प्रोवाइड किए हैं, बैंक ने भी किए हैं, नोडल एजेंसीज ने भी किए हैं, जिनके थ्रू वो अपने लोन को अप्लाई करके लोन लेकर सब्सिडी का भी लाभ उठाते हैं। जी तपन जी, आपने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं दी गई हैं अप्लाई करने के लिए, और कहाँ जाके अप्लाई किया जा सकता है। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या एप्लीकेशन फ़ी भी रखी गई है इसके लिए? जी नहीं, इस PMAY स्कीम में अप्लाई करने के लिए अलग से कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और अगर मैं स्टेट बैंक और मेजर बैंक की बात करूं तो बैंक भी इसमें अपनी तरफ से कोई फ़ीस नहीं लेता है, चूँकि सिर्फ अगर टाइटल वेरिफिकेशन या जो अगर वैल्यूएशन कुछ करवाना है तो उसका जो एक्चुअल चार्ज है, उसके अलावा कोई किसी भी तरह की फ़ीस इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए नहीं है। जी तपन जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि किन इलाकों के लोग इस PMAY का फ़ायदा उठा सकते हैं? नीता जी, इसमें एक बार जब हम किसी भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में हमने लोन के लिए आवेदन किया, तत्पश्चात जब लोन होने के साथ ही हम हमारा सब्सिडी का जो क्लेम है वो PMAY की पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं। PMAY की पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो वो है PMAYMIS.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर कोई भी सर्च बेनिफिशरी, लाभार्थी की एक सर्च बेनिफिशरी ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ जाकर आप अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि आवेदन जो आपने सब्सिडी के लिए किया है उसका अभी वो प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में है तो वो किस स्टेज पे है। इसी तरह से बेनिफिशरी इस SBI का अगर बेनिफिशरी है तो वो PMAY clap.gov.in की साइट पर जाकर भी अपना
स्टेटस देख सकता है कि उनका जो सब्सिडी का आवेदन किया गया है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। जी तपन जी, तो एक बार अप्लाई करने के बाद जैसा कि आपने बताया PMAY की लिस्ट में नाम आ जाता है और आप सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हैं कि आपने जो अप्लाई किया है कब तक आपको सब्सिडी मिलेगी, कहाँ तक आपकी एप्लीकेशन पहुँची है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो सब्सिडी मिलती है, जो सरकार PMAY के तहत सब्सिडी देती है, वो कहाँ जमा की जाती है? ये जो सब्सिडी का अमाउंट है वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज के माध्यम से जो भी लोन देने वाला इंस्टीट्यूशन है, प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आता है और सीधा ही लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है। इसके तो लाभार्थी के खाते में जमा करने से उसका जो लोन का आउटस्टैंडिंग है उतने अमाउंट से कम हो जाता है और उसका आगे के समय में जो भी लोन का टाइम बचा हुआ है उसमें कम अमाउंट पर ही ब्याज लगता है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। और ये जो सब्सिडी है, खास बात यह है कि सब्सिडी अपफ्रंट है। अपफ्रंट मतलब मान लीजिए 20 साल का लोन है, जबकि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, मान लीजिए EWS की बात करें तो 6.5% का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो हर साल का कैलकुलेट होके उसकी 20 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आपका अमाउंट तय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख का लोन जो मैक्सिमम है, जो सब्सिडी के लिए एलिजिबल है LIG और EWS में, उसका अमाउंट मैक्सिमम आता है 2,67,800 रुपये। ये अमाउंट शुरुआत में ही आपके खाते में जमा कर दिया जाता है और उससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने से जो लाभार्थी हैं उसको आने वाले समय में ब्याज भी उतने कम अमाउंट पे लगता है। तो ये सीधा उनके खाते में जमा अपफ्रंट, मतलब फ्रंट एंडेड, इसको बोलते हैं फ्रंट एंडेड सब्सिडी की तरह जमा कर दिया जाता है। जी तो तपन जी, आपने बताया कि किसी भी बेनिफिशियरी को जो सब्सिडी मिलती है उसमें उनको उसका फ़ायदा मिलने के लिए नोडल एजेंसीज जो होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका काफ़ी अहम रोल होता है। तो कौन कौन से ऐसे एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपसे जानना चाहेंगे? नीता जी, इसमें मैं अगर लाभार्थी की तरह से बात करूं तो लाभार्थी के लिए तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जो भी प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जहां से वो इस घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, वहां पर है। लेकिन जो सरकारी, जो केंद्रीय सरकार की तरफ से इसके लिए जो सारी सब्सिडी जो आती है और लास्ट में जाकर प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो लोन देने वाला इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से खाते में जमा होती है सीधी, उसमें 3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जिसको हम सेंट्रल नोडल एजेंसीज में, एक हुडको जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और दूसरा जो सरकार की तरफ से आइडेंटिफाइड है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, और तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों एजेंसीज जो हैं इसकी नोडल एजेंसीज है जिनके माध्यम से सारी सब्सिडी का अमाउंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आकर प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, जो कि क्लेम करते हैं उनके पास, और फिर लाभार्थी के खाते में सीधा जमा कर दिया जाता है। तपन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी के पास प्लॉट है पर लेकिन उस पर घर नहीं बना हुआ है तो क्या फिर भी वो PMA के लिए योग्य है? हाँ जी नीता जी, जो भी लाभार्थी, मान लीजिए किसी के पास सिर्फ प्लॉट है और वो घर बनाना चाहता है, और अगर वो स्कीम के दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जैसे कि उस एरिया में या उसकी वार्षिक आय वगैरह में, तो बिल्कुल इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ऐसा ही नहीं, सिर्फ प्लॉट ही नहीं, मान लीजिए किसी का घर है लेकिन वो घर में मूलभूत सुविधा नहीं है, वो आधा कच्चा घर है पूरी तरह की, मान लीजिए उसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं है, उसमें पानी की सप्लाई नहीं है, और वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी वो इसके लिए भी लोन ले सकते हैं और PMI की सब्सिडी के लिए वो भी एलिजिबल होंगी। तपन जी, PMAY सब्सिडी जारी होने के बाद भी अगर किसी के घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? जी, इस स्कीम में जो अमाउंट आपको सब्सिडी के दरमियान दिया जाता है उसमें जो लोन अमाउंट पूरा है बैंक का, उसकी को पूरे को ध्यान में रखते हुए ही शुरू में ही उसकी सब्सिडी के अमाउंट कैलकुलेट कर दी जाती है और लाभार्थी के खाते में फ्रंट एंड क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन मान लीजिए आगे वो घर नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं तो लोन अमाउंट भी उतना कम डिसबर्स हुआ तो प्रो रेटा, मान लीजिए 6 लाख था या उससे कम अमाउंट हुआ तो प्रो रेटा, उसी के प्रो रेटा बेसिस पर वो उनके खाते से वापस विड्रॉ कर ली जाएगी प्राइम बैंक के द्वारा और नोडल एजेंसी को वापस जमा कर दी जाएगी। मतलब सरकार के पास वो जो सब्सिडी का अमाउंट है वापस ले लेकर सरकार को जमा कर दिया जाएगा। तपन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि PMAY होल्डर्स को अगर इसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं? नीता जी, नॉर्मली इसमें एक बार सब्सिडी का क्लेम अप्लाई करने के बाद में 4 से 5 महीने या ऐसा नॉर्मल समय लग जाता है, जो कि कोई भी लाभार्थी वैसे तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर, जो कि हमने पहले बताया था कि PMAY.MIS.gov.in पे जाकर देख सकता है कि स्टेटस क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए किसी को कोई शिकायत है कि
स्टेटस में दिखाया गया है कि वो लैंडिंग इंस्टीट्यूट के पास फंड्स पहुंच चुके हैं लेकिन अभी खाते में जमा नहीं हुए हैं, या और किसी तरह की अमाउंट रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरीज हो, तो उसके लिए भी एक शिकायत निवारण केंद्र है। एक पोर्टल के ऊपर ही लिंक दिया गया है जिसमें pmay@gov.in, इसमें जाकर भी आप अपना शिकायत प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिटेल्स अपनी डाल सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस दे सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई बेनिफिशियरी है तो भी एक साइट है pmay.clap.gov.in, वहाँ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो शिकायत का निर्माण हो सकता है। हमें कई बार इस तरह की कम्युनिकेशन हमारे पास बैंक में भी आते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी डिटेल्स करके, और कई बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कुछ त्रुटि है या कुछ गैप है तो उसको बिल्कुल निवारण किया जा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिल्कुल इसका कैलकुलेशन का जो माध्यम है, इसमें आपकी सब्सिडी की एलिजिबिलिटी का जो अमाउंट है वो बिल्कुल क्लियर कैलकुलेटेड है और स्टेटस बिल्कुल आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं, और जिस बैंक से आपने लोन लिया है आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं और वो बैंक भी आपको इसके बारे में डिटेल्स दे सकता है और आपकी शिकायत का निवारण करने की क्षमता रखता है। तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत खुद को कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में एक URL टाइप करना होगा, www.pmaymis.gov.in। ये टाइप करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ओके करेंगे। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन असेसमेंट का, आप इस पर जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी नेम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ सबसे पहले स्टेट चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। यहाँ पर अपने शहर का नेम आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप प्लानिंग एरिया या डेवलपमेंट एरिया से हैं। यहाँ पर हम इसको नो कर देंगे। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे क्रेडिट लिंक सब्सिडी। अब नीचे आएंगे, परिवार के हेड मुखिया का नेम आ गया। यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर फादर नेम डाल देंगे। यहाँ पर एज और यहाँ पर करेक्ट एड्रेस डालेंगे। अगर करेक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो यहाँ इस पर टिक करेंगे। ये एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप एक आईडी चूज कर लेंगे। हम पैन कार्ड चूज कर लेते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स देनी होगी। इससे पहले आपको समझना होगा कि फैमिली क्या है। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। साथ ही वो अनमैरिड भाई बहन होते हैं जो अभी कुछ नहीं कमाते, लेकिन अगर उनकी शादी हो जाती है या वो कुछ कमाने लगते हैं तब तो फैमिली से बाहर हो जाएंगे, उनकी अपनी फैमिली हो जाएगी और वो अपने नाम से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेंबर का नाम डालेंगे, रिलेशन चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे और यहाँ पर एज डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। एक आईडी टाइप चूज कर लेंगे जिसमें आप यहाँ कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ हम पैन कार्ड चूज कर लेंगे और यहाँ पर आईडी का नंबर डाल देंगे। यहाँ एक पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर और भी फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नीचे आएगा, यहाँ पर आप धर्म चूज कर लेंगे। यहाँ पर कास्ट चूज करेंगे। यहाँ पर आप बैंक का नाम चूज कर लेंगे, किस बैंक में आपका खाता है। यहाँ पर आप उसी बैंक को चूज करेंगे जहाँ से आप लोन लेने वाले हैं। यहाँ पर बैंक के स्टेट चूज कर लेंगे। यहाँ पर सिटी चूज करेंगे। स्टेट का नाम आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। इस गांव शहर में आप कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पर चूज कर लेंगे।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हैं, इसको आप यस या नो करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या भारत में कहीं भी आपके पास अपना कोई मकान है, आप इसको यस या नो करेंगे। यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरी मिलती है या फिर आप मजदूरी करते हैं। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे, आप काम क्या करते हैं। इसके बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुधीर कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरई। आइए इनसे जानते हैं पीएम आवास योजना के बारे में इनकी क्या राय है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और वर्तमान में इसमें 2 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है और उनको मूलभूत सुविधाओं से युक्त एक आवास उनको उपलब्ध कराने का सरकार का उद्देश्य है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल और जो एक निम्न और मीडियम आय वर्ग के लाभार्थी हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने की सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे लगता है PMAY एक बहुत अच्छी कोशिश है केंद्रीय सरकार की, सब घरों तक पहुंचने के लिए, सबको घर देने के लिए। ऐसी कभी स्कीम भारत में मैंने तो नहीं देखा या सुना है, पहली कोशिश है और काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और आगे चल के मुझे लगता है एक रेवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट रहेगा हाउसिंग सेक्टर में। पीएम आवास योजना जो है सरकार की एक बहुत लाभदायक योजना है जो सरकार ने पब्लिक के लिए लाया है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग्स को स्पेशल फोकस देके इन्होंने ये लाया है। घर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, उसको साकार करने की सरकार जो मदद दे रही है और इसके साथ साथ इस मदद के साथ अवेयरनेस भी फैला रहा है कि घर की जो ज़रूरतें हैं वो सरकार हमारी जो है वो उसको समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी योजना है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके फ़ायदे भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर का कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है, लेकिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास मिनिस्ट्री के साथ मशवरे और अप्रूवल के बाद घर के साइज़ को बढ़ाने की छूट होती है। EWS और LIG से फीमेल्स को सेल्फ रिलायबल बनाने की सरकार की कोशिश को जारी रखते हुए PMAY ने स्कीम के तहत फीमेल हेड ऑफ द फैमिली को ओनर या को ओनर होना लाजमी कर दिया है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। तपन जी, आपने वक्त निकाला और PMAY से जुड़ी इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीता जी। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।